चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अभी देखो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होने वाला है कंपनी को गाइड करते वक्त कि देखो, तो सबसे पहले कि हर एक कंपनी अगर क्रेडिट सेल्स करेगी तो अपने डेटर्स को कुछ क्रेडिट पीरियड अलाउ करती है, राइट? कि आप 30 डेज में हमें पे कर सकते हो, या 45 डेज में आप हमें पे कर सकते हो, या 60 डेज में आप हमें पे कर सकते हो। तो आइडियली कंपनी ने अपने डेटर्स को कितना समय अलाउ करना चाहिए टू पे? अभी कंपनी को लग रहा है फिलहाल कि यार 45 डेज ना बहुत ज्यादा है, या ऐसा लग रहा होगा कि फिलहाल 45 डेज है ना बहुत कम लग रहा है डेटर्स को हमें पे करने के लिए। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि अगर ये क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया तो क्या होगा? सेल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। मुझे भी आप एक बात बोलो ना, जब आप भी कहीं पे अगर कुछ लेट से मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे अभी ईएमआई फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल हो गया इजीली कि आप 6 मंथ्स का ईएमआई ले सकते हो, 12 मंथ्स का ईएमआई ले सकते हो, वॉट एवर इज द केस। घरों के केस में तो 10-15 साल आराम से हो जाता है ईएमआई। एज अ कस्टमर मैं क्या बोलूंगा कि यार अगर ये सामने वाला आज मुझसे तुरंत पूरा पैसा मांगता है तो शायद मेरे पास नहीं है आज देने के लिए, बट हाँ अगर ये मुझे समय देगा पे करने के लिए तो मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो अगर मुझे सामने से ज्यादा समय मिलेगा पेमेंट अरेंज करके उनको पे करने के लिए, तो क्या मेरी डेयरिंग बढ़ेगी खरीदने की? हाँ, बढ़ेगी ना। तो सिंपली अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, फिलहाल वो अगर अपने डेटर्स को 30 डेज अलाउ कर रही है पे करने के लिए, अगर वो उसने ये 30 का 45 डेज किया तो सेल कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और कस्टमर्स आएंगे, जो कस्टमर्स 30 डेज में नहीं अरेंज कर पा रहे थे पे करने के लिए, बट 42 डेज 45 डेज में कर सकते हैं, वो और कस्टमर्स ऐड होंगे। तो सेल कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा क्रेडिट पीरियड उतना ज्यादा सेल तो बढ़ेगा, बट उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है बैड डेट्स की भी। किसकी? बैड डेट्स। अब इतना ज्यादा सेल, इतने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ना बैड डेट्स की, है या नहीं है? तो अभी फाइनेंस मैनेजर को यहाँ पे कंपनी को प्रॉपरली इवेल्युएट करके देना है कि अगर कंपनी 30 डेज अलाउ करती है तो इतना सेल हो सकता है, इतना कंपनी को कॉस्ट हो सकता है, इतना नेट बेनिफिट हो सकता है। तो 30 डेज का वो इवेल्युएशन करके देगा, 45 डेज का, 60 डेज का, वॉट एवर इज द केस। तो जो क्रेडिट पीरियड में सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट दिख रहा होगा वो सजेशन होगा फाइनेंस मैनेजर का कंपनी को। कि लेट से फाइनेंस मैनेजर बोलेगा फिलहाल आप 30 डेज अलाउ कर रहे हो, आप 60 डेज अलाउ करो, बेनिफिट आपका सबसे ज्यादा होगा वहां। क्लियर है? क्योंकि देखो अगर बहुत ज्यादा समय भी अलाउ कर दिया तो उतना ज्यादा समय कंपनी का फंड्स ब्लॉक भी हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? सेल तो बढ़ रहा है बट रिकवरी हो रही है क्या? तो यहाँ पे प्रॉपरली बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रॉपरली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो वही होगा, देखो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ये कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बैठेगा, उसमें डायरेक्टर सीएफओ कोई भी हो सकता है, एंड इज गोइंग टू गाइड द कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी, इसमें आप ये क्रेडिट लिमिट सेट करो, देन ये पेमेंट टर्म्स रखो, हमने ये रिस्क असेस किया है उसके प्रति। अब प्लस वो और कैसे गाइड करता है कि हर एक कंपनी में ना एक रिसीवेबल्स टीम होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स टीम, तो उनको भी गाइड करेगा कि आपको कस्टमर्स को कैसे चेस करना है रिकवरी के लिए, उनको गाइड करेगा। देखो फाइनेंस मैनेजर का काम गाइड करना है प्रॉपरली, उनकी एआर टीम जो होगी, रिसीवेबल्स टीम, उनको वो गाइड करेगा कि आपने प्रॉपर इनवॉइसिंग कैसे करना है, बिल कैसे बना के कस्टमर को देना है, ये सबसे बेसिक। फिर आपको कस्टमर्स को कितना फ्रिक्वेंटली कॉल करके पैसों के बारे में पूछना है, फॉलोअप्स कैसे लेने हैं, रिमाइंडर्स आते हैं बहुत बार, तो ये सारे चीजों के बारे में फाइनेंस मैनेजर इज गोइंग टू गाइड द कंपनी। अभी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट है, कितने? दो। एक है क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन और दूसरा है फैक्टर अरेंजमेंट। कौन सा? फैक्टर। फैक्टर क्या होता है वो मैं बाद में आपको बोलूंगा। अभी सबसे पहला क्या है? क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे। अभी इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो अगर मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो क्रेडिट सेल्स के थ्रू कितना ग्रॉस बेनिफिट होगा? मतलब अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो क्रेडिट सेल करने के लिए पहले वो प्रोडक्ट बनाना भी पड़ेगा ना उनको बेचने के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, कितने में मैं सेल करूंगा, बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें से कितना फिक्स कॉस्ट पे होगा, मतलब पहले मैं ऑपरेटिंग इनकम निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा?
ऑपरेटिंग इनकम कि अगर 45 डेज अलाउ करते हैं कस्टमर को बिजनेस में इतना ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगा थ्रू क्रेडिट सेल्स, 60 डेज में इतना ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगा थ्रू क्रेडिट सेल्स। फिर मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी कंसिडर करूंगा जैसे बैड डेट्स, फिर कैश डिस्काउंट्स। ये डेटर्स को चेस करने के लिए मुझे और लोग हायर करने पड़ेंगे, उनकी सैलरीज, तो स्पेसिफिक कलेक्शन कॉस्ट, प्लस मेरा ये जो फंड्स ब्लॉक हो रहा है, मेरा मतलब कंपनी का, तो उनका कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है उसमें, कि ये पैसा अगर ब्लॉक नहीं होता तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, वहां से रिटर्न जनरेट हो सकते थे, हो रहे क्या नहीं। तो ये प्रॉपर एनालिसिस करके फाइनेंस मैनेजर देगा कंपनी को एंड बोलेगा कि आपने 1 मंथ अलाउ करना चाहिए, 2 मंथ अलाउ करना चाहिए या 3 मंथ या वॉट एवर इज द केस। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपको प्रॉपरली समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन 6 लाख रुपीज पर एनम एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फिलहाल कितना है 30 days and they wants to pursue a more liberal policy to improve sales. A study made by a management consultant reveals the following information. अभी देखो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है या फाइनेंस मैनेजर, ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी के पास इन हाउस एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, वो भी तो वहां पे कुछ एनालिसिस कर रहा है। तो उसने क्या एनालिसिस किया वहां पे कि अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाया जाए 10 days से, फिलहाल कितना है 30 days, तो उसका 40 days अगर हो गया तो सेल्स कितने से बढ़ेगा 30,000, बट बैड डेट्स 1.5% हो जाएगा। अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाया 20 days से तो सेल्स ओवर एंड अबाउ प्रेजेंट 48,000 बढ़ जाएगा, बट बैड डेट्स 2% हो जाएगा। सी पॉलिसी में क्या है, इफ यू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड बाय 30 days तो सेल्स 75,000 से बढ़ेगा एंड बैड डेट्स और बढ़ के 3% हो जाएंगे। एंड डी पॉलिसी क्या बोल रहा है कि अगर आप क्रेडिट पीरियड 45 डेज से बढ़ाते हो तो आपका ओवरऑल सेल्स ओवर एंड अबाउ प्रेजेंट 90,000 से बढ़ जाएगा, बट बैड डेट्स कितना हो जाएगा 4%। तो मतलब एक बार क्रेडिट पीरियड बढ़ के 40 डेज हो सकता है, एक बार 30 प्लस 20 50, एक बार 30 प्लस 30 60 एंड एक बार 30 प्लस 45 75। और अगर आप देख पा रहे हो तो क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हो तो सेल भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ये जो एनालिसिस है वो प्रॉपर है, कोई तो इन हाउस हो सकता है, उनका कंपनी का खुद का, या तो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मतलब ही टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज 2.25, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है 2। द करंट बैड डेट्स कितना है 1%, देखो वहां से वो 1.5 हो सकता है, 2 3 एंड 4। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि यही पैसा अगर ब्लॉक नहीं होता और कहीं और इन्वेस्ट होता तो वहां से कितना रिटर्न जनरेट हो सकता था 20% हो सकता था, हो रहा है क्या नहीं। साल में कितने डेज अज्यूम करने हैं 360। और अभी एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने ये जो अपने को एनालिसिस करके दिया है पूरा, उसमें से हमें उसको इवैल्यूएट करके बोलना है कि कौन सा क्रेडिट पॉलिसी सही रहेगा कंपनी के लिए। क्लियर है? अभी इसमें ये क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको फॉर्मेट भी एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर्मेट क्या होगा। आप सब लोग मेरे साथ ही लिखना, हेडिंग दे दो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऊपर मेन हेडिंग इज गोइंग टू बी इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज। पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूं, पर्टिकुलर्स। अभी एक है प्रेजेंट पॉलिसी और प्रपोज्ड में कितने पॉलिसीज कंसिडर हो रही है, ए बी सी डी 4 है ना, सो ए बी सी और डी, तो 4 अलग अलग पॉलिसीज है, कितनी 4। स्टेप 1, अभी 3 स्टेप्स में आंसर आएगा अपना। तो स्टेप 1 को हम कहेंगे ग्रॉस बेनिफिट, क्या कहेंगे ग्रॉस बेनिफिट। अब ऑब्वियसली हम क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएट कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स ही कंसिडर होंगे, जहाँ पे डेटर्स आएंगे पिक्चर में जिनको टाइम अलाउ होगा पेमेंट करने के लिए।
तो सबसे पहला सेल्स क्रेडिट, फिलहाल कितने रुपए का सेल हो रहा है? 6 लाख, बराबर है। ए पॉलिसी में वो कितने से बढ़ जाएगा? 30,000 ना, तो 6,30,000। फिर बी पॉलिसी में, हाँ अभी ABCD पॉलिसीज को आप कंपेयर प्रेजेंट से ही करोगे, मतलब अभी आप ये 6,30,000 पे मत ऐड करो, हर एक का कंपैरिजन प्रेजेंट पॉलिसी से होगा। तो दिस वुड बी 6,48,000, यहाँ पे इट वुड बी 6,72 ना, 75 है। एंड लास्ट केस में 6,90,000। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें से ये सेल करने के लिए ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट को इंकर करना ही पड़ेगा। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो क्रेडिट सेल्स में कर रहा हूँ उसके थ्रू बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगा, मतलब EBIT तक पहुंचना है मुझे। अभी आएगा मजा, यहाँ तक आ जाओ फिर मैं बोलता हूँ आगे क्या करना। आ गए सब लोग यहाँ तक? क्वेश्चन में बोला है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसको मैंने आपको क्या ट्रीट करने बोला है? एवरेज कॉस्ट मतलब ये एवरेज टोटल कॉस्ट। तो फिलहाल ऑन एन एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2.25 कुछ तो बोला है ना। हाँ, अभी ये पेज पूरा अपने को लगने वाला है जो सोल्यूशन का पार्ट है। तो नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बनाओ पहला। फिलहाल देखो, अगर मैंने सेल्स यूनिट्स को, जो भी यूनिट सेल हो रहे हैं उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो मुझे क्या मिलेगा? सेल्स रुपीस, हाँ या नहीं? फिलहाल कितने का सेल हो रहा है? 6 लाख रुपए का। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 3। तो सेल्स यूनिट्स निकाल सकते हो, फिलहाल कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? फिलहाल 2 लाख यूनिट सेल हो रहे प्रेजेंटली, हाँ या नहीं? अभी आपको भी पता है कि टोटल कॉस्ट में 2 चीजें आती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है पर यूनिट? 2। और कितने यूनिट्स बना के बेच रहे हो आप? 2 लाख। तो फिलहाल ये 2 लाख यूनिट्स का मेकिंग कॉस्ट कितना है? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2.25 पर यूनिट बोला है ना। एवरेज कॉस्ट मतलब ये एवरेज टोटल कॉस्ट। तो फिलहाल टोटल कॉस्ट कितना होगा ये 2 लाख यूनिट्स का? कितना आ रहा है ये? मतलब फिलहाल 4.5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट है ये क्रेडिट सेल करने के लिए। उसमें से 4 लाख का क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो फिक्स कॉस्ट क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर मानते हो क्या? तो मैंने फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया और फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया। क्योंकि अगर मुझे फिलहाल ऑपरेटिंग इनकम निकालना है आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो फिक्स कॉस्ट भी पता होना चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट भी पता होना चाहिए। सो दैट व्हाट आई विल डू इज, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट किया तो EBIT मिलेगा। EBIT इज व्हाट? ऑपरेटिंग इनकम। देन आई विल आल्सो कंसीडर नॉन ऑपरेटिंग। जैसे याद है ना आपको, EBIT के बाद हम ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर EBT, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पैट। तो पैट मतलब नेट प्रॉफिट होता है एज पर P&L। तो नेट बेनिफिट मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आई हैव टू कंसीडर नॉन ऑपरेटिंग एज वेल।
ये ऑपरेटिंग आ गया, क्या आ गया? ऑपरेटिंग। आगे सब लोग यहां तक तो प्लीज बोलो। बड्डू आगे। ये है पूरा एट प्रेजेंट। चलो अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाला आपने फिर? 4 लाख तो कहना है, दिस इज 2/3 ऑफ सेल्स या 66.67%, ऐसा बोला तो भी चलेगा ना? हाँ या नहीं? तो फिलहाल कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? अभी मुझे एक बात बोलो, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर सेल बढ़ेगा तो मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा ना प्रोपोर्शनेटली। तो 6,30,000 का 2/3 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आगे चल के। कितना? 4,20,000। या अगर आप ये ऐसा भी निकाल सकते हो, अगर 6 लाख रुपए के सेल के पीछे 4 लाख रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6,30,000 के सेल के पीछे कितना? मतलब क्या बोला मैंने, देखो 6 लाख के पीछे 4 लाख का वेरिएबल कॉस्ट है, तो 6.3 लाख के पीछे कितना? करो 6.3 इंटू 4/6 आएगा 4.2। आ रहा है क्या? आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 2,10,000। अगले केसेस में क्या आता जाएगा? सीधा 2/3 करो या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करो। 6,48,000 इंटू 4,00,000/6 लाख, ऐसा किया तो भी चलेगा। 4,32,000। अगले केस में एंड आखिरी केस में 4,60,000। ग्रेट। चलो कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलते जाओ बी, सी और डी में। बी, सी और डी में कॉन्ट्रीब्यूशंस बोलो। कितना? 2,16,000 फॉलोड बाय 2,25,000 एंड फिक्स कॉस्ट निकाला था क्या हमने ऑलरेडी? 50,000। क्या ये चेंज होगा अगले लेवल्स पे? इट रिमेन्स द सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये अगले लेवल्स पे भी क्या रहेगा? हर जगह कुछ बोला नहीं है तो सेम ही रहेगा। तो आएगा क्या EBIT? इसको मैं ए बोलूंगा। क्या आएगा पहले केस में? 1.5 लाख। दूसरे केस में, तीसरे केस में, अगले केस में एंड और एक लास्ट केस। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या निकाल लिया? स्टेप 1 मतलब ऑपरेटिंग इनकम आउट ऑफ दोस क्रेडिट सेल्स, कि फाइनली वो क्रेडिट सेल करके बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग इनकम जनरेट हो रहा है। अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। फिलहाल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने लायक क्वेश्चन में डेटा दिया था, इसलिए मैंने EBIT निकाला। बहुत बार ना फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने लायक डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्या हो जाएगा? ग्रॉस बेनिफिट। फिक्स कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते, दिया ही नहीं कुछ, तो कंट्रीब्यूशन पे ही रुक जाओ, उसको ही क्या बोल दो? ग्रॉस बेनिफिट। वो भी मैं लिखवाता हूं तुम्हें नोट। यहां तक आगे सब लोग तो बोलना। आगे सब लोग यहाँ तक तो बोलना।
आ गए सब लोग यहाँ तक? अभी ऊपर ऊपर मार्जिन होता है लाल लाइन के ऊपर, लिखो रजिस्टर में, नोट इफ data related to if data related to fixed cost is not available एरो करो आगे, contribution is equal to gross benefit, contribution is equal to gross benefit। क्लियर है? अभी ये हो गया स्टेप 1 अब तक। अभी नीचे देखो स्टेप 2, उसमें आएगा यूजुअली वी आर गोइंग टू कंसिडर मोस्ट ऑफ द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हियर, कॉस्ट रिलेटेड टू डेटर्स ही बोलेंगे हम, बट नॉन ऑपरेटिंग यूजुअली। उसमें सबसे मेन कौन सा होता है? पहला, अभी बैड डेट्स का कैलकुलेशन ऐसे ही होता है कि जैसा मैं लिख रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स भी होंगे ना, जब कस्टमर्स को टाइम वाला होगा तो ही तो उसके पास मौका है ना डुबाने का। कैश सेल्स में बैड डेट्स होंगे क्या? तो क्रेडिट सेल्स इनटू जो भी बैड डेट्स का रेट होगा वो, हाँ या नहीं? पहले केस में अभी कुछ बोला नहीं है तो ये सारे सेल्स क्रेडिट पे ही है ना, 6 लाख, तो 6 लाख इंटू 1% ना, कितना? 6000। सेकेंड केस में 1.5% है क्या? कितना होगा? 9450। फिर 6.48 lakhs पे कितना परसेंट है? कितना? 960। फिर 6.75 lakhs पे 3% ना, 20,250। एंड लास्ट केस में 6.9 lakhs पे 4%, कितना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ये हो गया अपना पहला कॉस्ट यहाँ पे। सेकंड कैन बी कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में कोई भी कैश डिस्काउंट का जिक्र हुआ है क्या? फर्दर कोई लालच कंपनी प्रोवाइड नहीं करती फिलहाल कस्टमर्स को क्विकर रिकवरी के लिए, बट अगर प्रोवाइड कर रही होती तो उसका कैलकुलेशन, मुझे एक बात बोलो ना, अगर मेरे पास फिलहाल 10 लाख रुपए के डेटर्स है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, जरूरी क्या कि सभी लोग जल्दी पे करेंगे कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए? लेट से फिलहाल 10 लाख रुपए के डेटर्स है मेरे, उसमें से 4 लाख वाले लोग जल्दी पे कर रहे हैं, उनको मैं क्या दूंगा? कैश डिस्काउंट। तो कैसे निकाला मैंने ये? क्रेडिट सेल्स फिलहाल जो भी होंगे मेरे इनटू परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑब्लिक डेटर्स अवेलिंग कैश डिस्काउंट इनटू जो भी कैश डिस्काउंट का रेट होगा वो, है ना? 10 लाख रुपए के डेटर्स है फिलहाल, उसमें से 4 लाख मतलब 60% लोगों ने ही अवेल किया, नहीं कितना? 40%। 4 लाख लोगों, 4 लाख के डेटर्स नहीं किया ना, तो 10 लाख में से अगर 4 लाख वाले डेटर्स ही अगर ये डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो 40%, तो 10 लाख इंटू 40% कितना हो गया? 4 लाख। उनको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट 1%, 2% जो भी होगा। फिलहाल है क्या क्वेश्चन में? बट वो प्रेजेंटेशन के लिए लिख के रखो, फॉर्मेट के लिए हो तो सकता है। चलो हाँ, आ गए सब लोग यहाँ तक?
सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, ठीक है। अभी तीसरा, ये जो फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं उसके ऊपर कंपनी रिटर्न्स गंवा रही ना, वो क्या हो जाएगा उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी यार यहाँ पे शांति से ध्यान दो, दिस इज द ओनली ट्रिकियर पॉइंट हियर। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। फिलहाल कंपनी का कितना पैसा अटका हुआ है? 6 लाख। कितना अटका हुआ है? 6 लाख। पूरा अटका हुआ है क्या? देखो, सबसे पहले ये सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को। पूरे साल में कितना क्रेडिट सेल किया है? 6 लाख। वो क्या लास्ट डे को क्या पूरा रिकवरेबल दिख रहा है क्या? सिर्फ 30 डेज के हिसाब से ही रिसीवेबल दिखेगा ना, क्योंकि लेट से कोई अप्रैल में सेल हुआ होगा क्रेडिट, वो अप्रैल के एंड में मिल गया होगा, मई में हुआ मिल गया होगा, जून में हुआ होगा मिल गया होगा। तो बेसिकली अभी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे, मतलब कब? 31 मार्च को, तो पैसा 30 डेज के हिसाब से ही रिसीवेबल दिखेगा ना। कब दिखेगा? 30 डेज के हिसाब से रिसीवेबल दिखेगा ना। जैसे पूरा लेट से पूरा मार्च का जो सेल्स है 30 डेज के हिसाब से, अगर 31 डेज होते, पूरा मार्च का जो सेल्स है वो कब रिसीव होगा? अप्रैल में। तो वही रिसीवेबल दिखेगा ना, उतना ही आपका फंड्स अटका है। पूरा अटका है क्या? पैसा मिलते भी गया ना। बैड डेट्स कब कैलकुलेट होते हैं? साल के एंड में। ये पूरे जो सेल्स दिए ये भी साल के दिए हैं, हम ईयरली कैलकुलेशंस कर रहे हैं। हम कौन से पॉइंट पे है? 31 मार्च। क्लियर है? अभी साल के एंड में सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अभी फिलहाल 6 लाख का है ना क्रेडिट सेल। मुझे एक बात बोलो, मिनिमम साइड आप क्या बोलोगे? ये 6 लाख में तो आपका प्रॉफिट भी है, सेल वैल्यू है ना, तो प्रॉफिट भी है ना उसमें। आपने टोटल कितना मेकिंग कॉस्ट इंकर किया इसके लिए? 4 लाख। आप क्या बोलोगे? जेब से कितना गया है मेरा? 4 लाख। या टोटल कॉस्ट पकड़ा तो 4.5 लाख। यार कुछ नहीं तो इतना तो मिल जाना चाहिए मुझे वापस। ऊपर का प्रॉफिट नहीं मिला तो भी चलेगा, मेरे जेब से कितना गया है वो तो मुझे मिल जाए वापस। तो कोई इसको 6 लाख भी पकड़ सकता है, कोई इसको 4.5 लाख भी पकड़ सकता है, या कोई इसको 4 लाख भी पकड़ सकता है। तो हमने कौन सा करना है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 4.5 लाख। हम क्या बोलेंगे कि हाँ 6 लाख ठीक है, वो तो साल के हिसाब से है, बट 4.5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट है 6 लाख के हिसाब से, बराबर है ना। या वेरिएबल कॉस्ट बोला तो 4 लाख। तो लेट से अगर मैं बोलता हूँ कि पूरे साल में क्रेडिट सेल के लिए मुझे टोटल कितना लगा? 4.5 लाख। तो साल के एंड में मुझे कितना रिकवर करना बाकी होगा 30 डेज के हिसाब से? कितने डेज के हिसाब से? मतलब साल के एंड में मेरा पैसा 30 डेज के हिसाब से अटका हुआ होगा। टोटल कॉस्ट का 30 डेज के हिसाब से कितना आएगा? हाँ, टेक्निकली ये पैसा भी अगर मैं वापस मिल जाएगा मुझे तो भी मैं खुश हूँ, प्रॉफिट ना मिला तो भी चलेगा। मेरे जेब से टोटल कॉस्ट कितना गया है? वो तो साल का 4.5 लाख। 30 डेज के हिसाब से कितना रिकवर हो जाना चाहिए? 37,500। अगर इतना भी हो गया तो आई एम हैप्पी। फिलहाल इतना आपका फंड्स ब्लॉक हुआ है, आप ये ट्रीट करो। आपका फिलहाल कितना फंड्स ब्लॉक हुआ है? 37,500। आप क्या बोलोगे? एक काम करो, 6 लाख इंटू 30/360 करो। 50,000। तो टेक्निकली आपका साल के एंड में 50,000 रुपए रिकवरेबल दिख रहा है, बट ये सेल्स अप्रोच हुआ। कॉस्ट अप्रोच क्या बोलेगा? 37,500। इसमें से एटलीस्ट 37,500 जो मैंने खर्च किए वो तो मुझे रिकवर हो जाए। तो कितना ब्लॉक हुआ है फिलहाल टोटल कॉस्ट अप्रोच से? 37,500। अगर ये ब्लॉक नहीं होता, मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता, तो मुझे कितना रिटर्न जनरेट हो सकता था? जनरेट हो सकता था। हो रहा है क्या रिटर्न जनरेट? तो ये हो गया मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? टोटल कॉस्ट। अलग अलग बेसिस लोगे तो अलग अलग आंसर्स आएंगे। इंस्टीट्यूट 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में दे यूज टोटल कॉस्ट अप्रोच। कुछ बोला नहीं तो टोटल कॉस्ट अप्रोच। कौन सा अप्रोच? टोटल कॉस्ट। बट हाँ, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं बट उन्होंने सेल्स अप्रोच यूज कर लिया है गलती से, या गलती से नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन में और क्लैरिटी देनी चाहिए। क्लियर है? बट ऑलमोस्ट एवरी अदर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड यूजिंग टोटल कॉस्ट अप्रोच।
पूरे साल में टोटल कॉस्ट कितना इंकर हुआ है मेरा 4.5 लाख, बट साल के एंड में इसका कितना पोर्शन रिकवरेबल दिखेगा 37,500। तो इतना ब्लॉक हो चुका है। ये ब्लॉक नहीं होता, मैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करता 30 दिनों के लिए, तो मुझे कितना रिटर्न जनरेट हो सकता था? जनरेट हो सकता था। हो रहा है क्या? नहीं। सेकेंड केस में टोटल कॉस्ट लो अभी कितना होगा? 4,20,000 प्लस 50,000, 4,70,000। ये साल का टोटल कॉस्ट हुआ फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल। साल के एंड में क्रेडिट पीरियड यहाँ पे कितने दिनों से बढ़ रहा है? 10 डेज ना। तो साल के एंड में 40 दिनों से पैसा रिकवरेबल दिख रहा होगा, अटका हुआ होगा, ब्लॉक हुआ होगा। अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो और ये कहीं और इन्वेस्ट होता तो उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हो सकता था? 20% हो सकता था। हो रहा है क्या? नहीं। कितना? $10,444 राउंड ऑफ। क्लियर है? अगले केस में टोटल कॉस्ट कितना लोगे? 4,32,000 प्लस 50,000, 4,82,000। यहाँ पे 4,82,000, बट यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 50 डेज हो जाएगा ना। तो साल के एंड में 50 दिनों के हिसाब से टोटल कॉस्ट अपना ब्लॉक हुआ होगा। अगर ये ब्लॉक नहीं होता, इसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो 20% रिटर्न जनरेट हो सकते थे। हो सकते थे। हो रहे क्या? नहीं। कितना? 13,389। क्लियर है? अगले केस में 5 लाख हो जाएगा कि पूरे साल में 5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट में कंपनी ने इंकर किया है फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल, बट साल के एंड में पैसा कितने दिनों से अटका हुआ होगा इसका? साल के एंड में टोटल कॉस्ट का कितना पोर्शन ब्लॉक हुआ होगा? कितने दिनों के हिसाब से? करो ना। सी पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड कितने से बढ़ रहा था? 30। तो 30 प्लस 30 60 डेज, जिसके ऊपर 20% रिटर्न जनरेट हो सकते थे अगर ये ब्लॉक नहीं होता फंड। तो हो सकते थे। हो रहे क्या? 16,667। लास्ट केस टोटल कॉस्ट 5,10,000। ये है पूरे साल का टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल, बट साल के एंड में ये 75 दिनों के हिसाब से ब्लॉक हुआ होगा। इसका 75 डेज के हिसाब से जो भी पोर्शन है वो ब्लॉक हुआ होगा ऑन द कॉस्ट साइड। हाँ, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो हम इसको कहीं और इन्वेस्ट करते तो 20% रिटर्न जनरेट होते, बट हुए क्या? नहीं। कितना? 21,21250 ना। ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे 3 बेसिस अवेलेबल है, क्रेडिट सेल, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कुछ बोला नहीं है तो देखो, यूजुअली जो मैंने देखा है ना, पहले टोटल कॉस्ट देखो, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट लो, और वो भी नहीं है तो फिर सेल्स। मतलब आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? टोटल कॉस्ट। इफ नॉट टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इफ नॉट वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स। क्लियर है? और एक कॉस्ट आ सकता है स्पेसिफिक कलेक्शन कॉस्ट। क्या आ सकता है? क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या कि डेटर्स को चेज करने के लिए हमने कोई लोग हायर किए हैं, उनको इतना फिक्स्ड अमाउंट पे होगा? कुछ बोला नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस में अगर दिया हुआ होगा तो इधर एज इट इज छापना है आपको अमाउंट्स। ये अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई होगी। स्पेसिफिक कलेक्शन कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी ABCD पॉलिसीज, वो एज इट इज लिखनी है। और आप लोगे इसका टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू डेटर्स का। आओ यहां तक। मेन क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना। वापस मैं प्रेजेंट सिचुएशन का बोलता हूं कि पूरे साल में 4.5 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट इंकर हुआ है फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल, बट साल के एंड में 30 डेज के हिसाब से रिसीवेबल दिख रहा है। तो 30 डेज के हिसाब से टोटल कॉस्ट का क्या 37,500 रिकवरेबल दिख रहा था। मतलब ब्लॉक हो गया। ब्लॉक नहीं होता, उसको कोई और इन्वेस्ट करते तो 20% रिटर्न्स जनरेट हो सकते थे, बट हुए क्या? नहीं। चलो, पहले केस में टोटल कॉस्ट क्या आएगा? पहले केस में टोटल कॉस्ट 6,000 प्लस 7,500,
13,500। दूसरे केस में 9450 प्लस 10,444 894। फिर 12,960 प्लस 13,389 20,349। Then 20,250 plus 16,667 36,917 48,850। ओके अभी तक टैक्स का कोई आया है क्या इफेक्ट? तो अभी हम ये जो नेट बेनिफिट निकालेंगे इट वुड बी प्री टैक्स सिमिलर टू ईबीटी, सिमिलर टू ईबीटी पीबीटी। अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया होगा तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। आप पहले यहां तक आओ फिर आगे का बता। इजी क्या कंसेप्ट समझा? क्रेडिट सेल्स के थ्रू फाइनली कितना नेट बेनिफिट हो रहा है पॉलिसी वाइज, एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंस मैनेजर बोलेगा आप ये पॉलिसी प्रेफर करो जिसमें सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट होगा। कोई क्या बोलेगा मेरा पूरा क्रेडिट सेल्स के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वैल्यू अटका है, कोई बोलेगा टोटल कॉस्ट अटका है, कोई बोला कि जितना मेकिंग कॉस्ट है वो अटका है, वेरिएबल कॉस्ट। तीनों बेसिस अवेलेबल है। हाँ अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं है, स्पेसिफिक कलेक्शन कॉस्ट नहीं है, वो प्रेजेंटेशन नहीं किया तो भी चलेगा। अभी फिलहाल कंसेप्ट के लिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, एंड यू हैव टू यूज दिस फॉर्मेट इटसेल्फ इन एवरी क्वेश्चन, डोंट रेफर मॉड्यूल। क्लियर है? स्टेप 3 क्या होगा? नेट बेनिफिट। इट वुड बी सिंपली ए माइनस बी। ए क्या था? EBIT। बी क्या है? टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू डेटर्स। क्या आएगा पहले केस में? 1.5 लाख माइनस 13,500 136,500 ना। दूसरे केस में क्या आएगा? ए पॉलिसी में 1,40,100। बी पॉलिसी में 1,39,651। देन $1,38,083 138,083। and last case 150। सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट ए पॉलिसी में दिख रहा है क्या? 1,40,106। तो फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा कंपनी को? कौन सा प्रेफर कर? ए पॉलिसी ड्यू टू द हायर नेट बेनिफिट्स। इसमें आप एक एडिशनल भी कर सकते हो, इंक्रीमेंटल कर ही लेना, मतलब सेफ साइड। हर एक जो प्रपोज पॉलिसीज है ना उसमें से प्रेजेंट पॉलिसी का बेनिफिट माइनस करो। जैसे 1,40,106 माइनस 136,500 करो, दिस माइनस दिस। थ्री प्लस ना ज्यादा आ रहा है। देन 139,651 माइनस 136,500 3,151। अगला 138,083 माइनस 136,500 183। एंड लास्ट में नेगेटिव जाएगा 5,350। तो सबसे ज्यादा ओवरऑल नेट बेनिफिट एंड इंक्रीमेंटल बेनिफिट ए पॉलिसी में ही है, तो ए पॉलिसी वुड बी प्रेफर्ड। क्लियर है?
यहाँ पे आप सीधा नीचे एक ऐसे रिकमेंडेशन और ए पॉलिसी में लिख देना रिकमेंडेड। ये उनके लिए जिनको स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, जिनके पास टाइम है पूरा लिखो। पॉलिसी ए शुड बी प्रेफर्ड ड्यू टू हायर नेट बेनिफिट एज वेल एज इंक्रीमेंटल बेनिफिट। ये उनके लिए जिनको थोड़ा टाइम बचाना है। क्लियर है? आई होप सबको समझा ये क्वेश्चन, कंसेप्ट समझा। किसी को कोई डाउट है? अभी इसमें अलग अलग वेरिएंट्स है, वो भी लूंगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का?